बार बार पासमानदा इसीलिए कह रहे थे क्या, क्योंकि 73% वहां पासमानदा मुस्लिम है। और मुस्लिम कनेक्शन एक और है, मोहम्मद जावेद कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं दो सांसद, कैसे संभालिएगा? देखिए, पहली मजेदार बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कौन पहुंचे हैं, एक कांग्रेस के सांसद और एक वो MIM। धुम धड़म लड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, सब जगह लड़ने के लिए जो तैयार बने रहते हैं। ये जानते क्या है, ये जो वक्फ बोर्ड का बिल है, ये एक ईमानदार मुसलमान के द्वारा ईमानदारी से अपने मजहब के नाम पे दी गई जमीन की होती हुई बेईमानी को देखने के कारण एक ईमानदार मुसलमान के दिल की कसक और कट्टरपंथी वोटों के जो ठेकेदार हैं उनके मन की ठसक के बीच में अब वो भली भांति समझ गया है कि ये जो भी ये कर रहे हैं, ये वही हैं जो ठेकेदारी अपनी दिखाना चाहते हैं। और वो ठेकेदार कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, उनका चेहरा बेनकाब हो रहा है। चाहे हमारे सहयोगी दल में भी हो तो ये अंदर से वही जो मानते थे मेरी ठेकेदारी है, मेरी झंडा बरदारी में चलते रहोगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, जमींदारी उन्मूलन एक्ट 1948 में आया था, जमींदारी खत्म हो गई। उसके बाद आचार्य विनोबा भावे ने एक भूदान आंदोलन चलाया था कि जो जमींदारों के पास जमीन थी वो दान करे ताकि गरीब लोगों को मिल सके। मगर आपने कभी सोचा कि गरीबों की जमीन लेके जमींदारों को मिल जाए? अगर ये हुआ तो 2013 के वक्फ एक्ट के द्वारा अगर विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, जो गांधी के शिष्य थे, तो इन आधुनिक गांधियों के नेतृत्व में भू हड़प आंदोलन चल गया और वो लेकर जागीरदारों को दे दी गई। मैं पूछना चाहता हूं, जमींदारी खत्म हो गई तो ऐसी पावर किसी के पास कैसे रह सकती है? और कुल मिला के राम मंदिर एक मंदिर है, 400 करोड़ का टैक्स दिया, और वक्फ बोर्ड की लाखों एकड़ जमीन, 166 करोड़ की कुल रेवेन्यू। आप खुद सोचिए कि किस ढंग से उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। तो इसलिए हम सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, ये देश के विकास के लिए, गरीब और मुस्लिम के विकास के लिए सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। एक, कल सदन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने बोला, एक मुस्लिम देश बताओ जहां पर ऐसा वक्त मिले। सऊदी अरब जहां से इस्लाम शुरू हुआ, इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, टर्की जहां खलीफत रही, और जहां ISIS है, इराक और सीरिया कहीं नहीं है। तभी मैंने कल बोला कि भाई कहावत यह है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता, यहां गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा था, और इतना प्याज खा रहा था कि मार आंखों से आंसू निकले चले आ रहे थे। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कहीं नहीं है तो भारत में बताइए किसके साथ है? क्या ऐसी पावर सिख के पास है, बौद्ध के पास है, ईसाई के पास है क्या? बिशप काउंसिल ने कहा है कि जल्दी से जल्दी पारित होना चाहिए, क्योंकि उनकी जमीनों पर भी कब्जा हो रहा था। और मुस्लिम समाज के कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जमीनों पर कब्जा हुआ था, और ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं हो सकता कि अगर आपकी जमीन पे कब्जा हो जाए तो आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ट्रिब्यूनल के बाद आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट जाएंगे तो सिविल सूट के रूप में नहीं जा सकते, यानी संपत्ति के विवाद के रूप में नहीं, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में रिट पिटीशन में जाइए, जिसमें कोई चांस ही नहीं होता आपको रिलीफ मिलने का। ऐसा ड्रैकोनियन लॉ बना के रखा गया था। आज मोदी जी ने ईमानदारी से उस गरीब मुसलमान, जिसे मैंने कहा था ये शराफत अली और शरारत खान के बीच की लड़ाई है। वो शराफत अली ने शराफत से जमीन दी थी और शरारत से वो जमीन कैप्चर कर ली गई थी। तो जो लोग इसमें रास्ते में बाधा बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हम तुझे राह में खार न बोने देंगे। खार मतलब कांटे, समझते ना? हम तुझे राह में खार न बोने देंगे, हम तुझे राह की दीवार न होने देंगे, और तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। चलिए सुखदेव जी, मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मोर्चा की बात नहीं है। हाँ। मैं सदन में था, लोकसभा में बातें आई, अचानक मुस्लिम प्रेम। वैसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने 140 करोड़ में एक भी मुस्लिम को इस योग्य नहीं समझा कि उन्हें MP का टिकट दे, एक भी मुस्लिम आपके नहीं है, वो आप मुस्लिम प्रेम की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा अचानक, क्या हृदय परिवर्तन हो गया है? मैं दिनकर की बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे झड़ गई पूंछ, रोमांच झड़े, पशुता का झड़ना बाकी है, बाहर बाहर तन संवर गया, मन अभी संवरना बाकी है। देश में क्या है, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि इस पे आप वक्फ बिल पे संशोधन लाने की बातें कही? और अभी क्या है, सौगाते मोदी। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। सबसे पाक महीना है और जो जिस आपने नमाज भी अदा करने को उन्हें अवसर आपने नहीं दिया, और आप बात कर मुस्लिमों के हिमायती बन रहे। तो मेरा यह कहना है कि आपने क्या प्रयास किया। मैं आज भी कहना चाहूंगा पूरे ऑथोरिटी के साथ, आपने चाहे एयरपोर्ट की बात करें,
सी पोर्ट की बात करें, रेलवे की बात करें। आपने किरण रिजिजू जी, किरण मतलब रे, एक्सरे मशीन से आपने देखा होगा कहां वक्फ की जमीन कहां है। जब कुछ नहीं बचा तो वक्फ की जमीन पे आपकी नजर है कि कैसे कारपोरेट घरानों को हम दे, या आपकी नजर, आपकी मंशा इससे जाहिर होती है। इसलिए मैंने कहा कि भाई आप थोड़ा, आप भले हम कह ले हम इंसान बन गए हैं, हमें ये चीज आ गई, इसलिए हमने कहा झड़ गई पूछ रुमान झड़े पछता का झड़ना बाकी है, बाहर बाहर तन संवर गया मन अभी संवरना बाकी है। हिंदू मुस्लिम हिंदू बहुत सारी इशू है। और आप, मैं थोड़ा भी बता दूं, मैं थोड़ा और भी बता दूं, बिल हमारे 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक बिल पास हो रहे थे, बहस कर रहे थे चुपके से। हमारे 56 इंच के सीने हमारे प्रधानमंत्री जी, जो उनके दोस्त हैं, डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं, 26% टैरिफ भी लगा दिया, वो गॉन हो गया। मुद्दे क्या यही हैं, आज के देश के मुद्दे क्या ही है, ज्वलंत मुद्दे क्या यही है, ये समझने की बात है। इसलिए मैंने कहा कि हमें सोचना पड़ेगा हमारी प्राथमिकताएं क्या है। अमेरिका ने इतना टैरिफ लगा दिया, ट्रंप सरकार ने, वो सबको गौन करने के लिए इस दिन को चुना गया था क्या, कि वक्त पे देश बिजी रहेगा, पीछे से सब हो जाएगा, देखा जाएगा। बड़ी विचित्र बात ये लोग बोलते हैं, अमेरिका ने हम पे टैरिफ नहीं लगाया है, दुनिया के हर देश पे टैरिफ लगा दिया है, और हम उसके सामान पे 52% टैरिफ लगाते हैं, उसने हम पे 26% लगाया है। हाँ, और उसमें भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर जिसमें हमारा सबसे ज्यादा होता है। 2 चीजों में हम चाह रहे थे कि फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर को छोड़ दे, तो एग्रीकल्चर पे उसने नहीं छोड़ा है, पर फार्मास्यूटिकल को एग्जेम्प्ट कर दिया है। कम से कम ये तो ईमानदारी से देखना चाहिए। और ये बात करेंगे अमेरिका से, इनके जमाने में साहब लीगली जो लोग जाते थे, कपड़े उतरवा के उनकी चेकिंग की जाती थी। माई नेम इज खान फिल्म याद है, इसी बात से दुखी होकर बनी थी। एयरपोर्ट पे कपड़े उतरवाए जाते थे। और मैं एक और बात कहना था, लीगली जो जा रहे हैं वीजा लेके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की फ्रिस्किंग की गई थी, और उसके बाद सरकार कुछ नहीं बोली। पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया हम लोगों ने, तब पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास हुआ, तो अमेरिकी सरकार ने खेद व्यक्त किया था। यह तो हैसियत थी। और आज की जनरेशन को नहीं पता होगा, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे 60 और 70 के दशक में, इंग्लैंड में जाने पे भारत की महिलाओं का वर्जिनिटी टेस्ट होता था, और वो भी कहां होता था, एयरपोर्ट पे। क्या बात करेंगे साहब, किसी की हैसियत नहीं थी बोलने की। आज तो स्थिति यह है कि भारत ने अपनी वो पोजीशन बनाई है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ कहती है नेक्स्ट ईयर इंडिया 15% ग्रोथ रेट के साथ कंट्रीब्यूशन करने में सबसे आगे होने वाला है, ग्रोथ इंजन बन के उभरने वाला। और मैं एक और बात बताऊं, ये अमेरिका की बात कहने शुरू कर रहे हैं, हम रशिया से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम दे रहे हैं, उसके बाद भी हम अमेरिका हमको प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है। ठीक है, लेकिन उस पर जवाब नहीं दिया आपने। देखने की एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि ये जो मुस्लिमों की चिंता का आप बन रहे हैं ना, इस पर आइए, इस पर बताइए। कह रहे हैं दिल बदलना बाकी है। मैं भी ये भी चाहूंगा, आपने जो बातें कही कि ये टेस्ट होता था, हमारे राष्ट्रपति उसमें पूर्व हो चुके थे, उनका टेस्ट हुआ, अभी तो कितना प्रेम से आरती उतारते हुए बेड़ी ऐसे लगा के काफी लोगों का आपने लाया है, बुलाया है क्या आपका। इसलिए मैंने कहा कि भाई आप तो उनको भी देखो ना, वर्तमान की बात बाकी दोनों मेहमानों के पास वो भी देखिए। मैं मुस्लिम वाली बात भी बताना चाहता हूं। देखिए, मुस्लिमों के साथ हकीकत में क्या हुआ है समझिए, 2 लाइन में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आजादी मिली तो देश की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी? मुसलमान। एनीबडी कैन गो एंड चेक। मैं यूपी का रहने वाला हूं। 1931 सेंसस में यूपी की रेट ऑफ लिटरेसी सिर्फ 8% थी, और सैयद मुसलमानों की 24% थी। वो जातिगत जनगणना थी, हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जाति ब्राह्मण मानी जाती थी 15%, क्षत्रियों की 13%, और सैयद मुसलमान कितना 24%, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 20%। और क्या साहब, लखनऊ के नवाब, रामपुर के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, पटौदी के नवाब, भोपाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम, क्या पैसे वाली रियासतें थी। अब कहते हैं खत्म हो गया सब, जमीन चली गई, अब हम पंचर बनाने लगे हैं, हमारे पास कुछ नहीं रह गया है। भैया इस 68 साल में इस मुकाम तक किसने पहुंचाया है? जानते किसने पहुंचाया है? ये सेकुलर सियासत ने पहुंचाया है। पढ़ाई लिखाई से महरूम हो गए। आज भारत की सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन, आपको पता है? एजुकेशन में पारसी 0.001% की माइनॉरिटी। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी कौन? जैन 1% की माइनॉरिटी। सबसे ज्यादा अगर इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन? सिख 1.8% की माइनॉरिटी। तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, मगर मुसलमान क्यों नीचे रह गए? क्योंकि इनको ये बताया गया कि बीजेपी को तुमसे बड़ी अदावत है, और सेकुलरों ने समझाया मुझे बड़ी मोहब्बत है। अदावत मोहब्बत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। चलिए इसी का जवाब दीजिए।
आपने सबने एक सांप के बारे में सुना होगा। एक सांप होता है जिसके दो मुंह होते हैं। उसका एक मुंह 6 महीने खुलता है, दूसरा मुंह फिर 6 महीने खुलता है। भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे ऐसे हैं जिनके दोनों मुंह हर समय खुले रहते हैं। एक मुंह से कहेंगे हमने मुसलमानों को चढ़ा रखा है, दूसरे मुंह से अभी बोल रहे हैं हमने मुसलमानों को गिरा दिया, हमारी वजह से मुसलमान बर्बाद हो गया। पूरे चुनाव तो हम सुनते सुनते हमारे कान पक जाते हैं कि इन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, आज कह रहे हैं मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अब खैर कुल मिला के माननीय मोदी जी के मन में अचानक जब वो सुबह सो के उठे एक दिन, तो उनके मन में मुसलमानों के प्रति प्रेम पैदा हो गया। उन्होंने कहा मुझे तो मुसलमानों का उद्धार ही करना है। और ये सारे भाजपा